एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ टॉट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉट, व्हाट इज द नेचर ऑफ टॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि टॉट का मतलब क्या है, टॉट कहाँ से डिराइव हुआ है। टॉट वर्ड डिराइव हुआ है एक लैटिन टर्म जिसे कहते हैं टॉटियम, विच मीन्स टू ट्विस्ट। इट इम्प्लाइज अ कंडक्ट which is not lawful, rather which is unlawful, twisted and crooked. Tort basically is a violation of a right of a person or a breach of a duty by a one person towards another person. लॉ ऑफ टॉट एक ऐसा सिस्टम है लॉस का जिसमें पर्सन जो इंजर्ड है, जो इंजर्ड पार्टी है, वो क्लेम कर सकती है डैमेजेस इन अ सिविल सूट। बेसिकली लॉ ऑफ टॉट जो है या टॉट जो है इज अ सिविल रॉन्ग which is redressable by an action for unliquidated damages and which is other than mere a breach of contract or a breach of trust. Tort है क्या? Tort एक civil wrong है first. Second, tort is mere other than a breach of trust or a breach of contract. Third, this wrong is redressable by an action for unliquidated damages. इन 3 पॉइंट्स को हम थोड़ा ब्रीफली जानते हैं। पहला आता है tort is a civil wrong. In a case of a civil wrong, the injured party, that is plaintiff, institute a civil proceeding against the defendant, that is a wrongdoer. और उसकी मेन रेमेडी जो होती है वो डैमेजेस होती है। अगर यही सेम एक्ट रिजल्ट करता है दो रॉन्ग, दैट इज अ टॉट एंड अ क्राइम, तो उसी सेम टाइम पे बोथ सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज कॉन्करेंटली अवेलेबल की जाएगी इंजर्ड पार्टी को। सेकेंड आता है टॉट इज अदर दैन मेयर अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रॉन्ग जो है सिविल रॉन्ग है या क्रिमिनल रॉन्ग है। अगर वो सिविल रॉन्ग है तो वो रॉन्ग कौन सी कैटेगरी, सिविल की कौन सी कैटेगरी में आता है, वेदर इट बिलोंग्स टू अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफ इट डज नॉट बिलोंग्स टू एनी ऑफ दीज कैटेगरीज देन दैट रॉन्ग इज अ टॉट। तीसरा आता है tort is a redressable by an action for unliquidated damages. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी पर्सन की रेपुटेशन इंजर्ड होती है और वो ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर्ड बैक नहीं हो पाती है, तो ऐसे केस में जितना भी कंपनसेशन मनी के तौर पे किया है डिफेंडेंट ने, वो इक्विवेलेंट माना जाएगा टू अ हार्म बाय वे ऑफ अ डेफेमेशन। अब हम जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टॉर्ट एंड अ क्राइम। टॉर्ट एक प्राइवेट रॉन्ग है और क्राइम एक पब्लिक रॉन्ग है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर जी एक गड्ढा खोदता है पब्लिक रोड पे जो इनकन्वीनियंस कॉज कर रहा है टू द पब्लिक एट लार्ज, तो जी इज कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। इसी तरीके से अगर वाई जो पासर बाय है, अगर वो उस गड्ढे में गिर जाता है, उसके वजह से उसको इंजरी हो जाती है, तो दैट जीज एक्ट ऑल्सो बिकम्स अ प्राइवेट न्यूसेंस। तो इस केस में जी विल बी punished under the criminal law and also be liable to compensate Y under the law of tort. सेकेंड पॉइंट आता है कि इन टॉट में द इंजर्ड पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है रॉन्ग डूअर के साथ एंड विड्रॉ कर सकती है सूट को, बट इन क्राइम द केस द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी ब्रॉट अप बाय द injured party. It is actually brought up by the state. Now, what is the difference between the breach of contract and tort? Breach of contract is a violation of a right in personam, which means against a determinate person, against a particular person. And इसमें motive relevant नहीं होता है. So the defaulting party is bound to incur the liability irrespective of the motive. Whereas in tort is a violation of right in rem, which means against a world at large. और इसमें motive relevant होता है. If the motive is found to be good and a wrong has been done to avoid the greater evil, then the defaulting party might escape that liability. अब हम आते हैं damages पे, which is one of the most important remedy in tort. Whereas the basic principle for the measure of damages in tort as well as contract is the same, that is restitutio in integram, which means restoration to a previous position. तो हम जानेंगे अब damages ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एंड टॉर्ट में कैसे डिफर करते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस आर लिक्विडेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडेटेड?
लिक्विडेटेड मीन्स कि या तो वो एम्बॉडीड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, या तो वो फिक्स्ड होते हैं एंड एग्रीड टू होते हैं बाय द पार्टीज। अब लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या होता है, टॉर्ट में डैमेजेस जो होते हैं वो अनलिक्विडेटेड होते हैं, विच मीन्स समथिंग विच इज नॉट फिक्स्ड एंड लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। इसमें टॉर्ट में मोटिव रेलेवेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है असेस करने में डैमेजेस को, वेयर एज इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मोटिव रेलेवेंट नहीं होता, इंटेंशन रेलेवेंट नहीं होता है। टॉर्ट में दो डिस्टिंक्शंस होती है डैमेजेस में, एक तो होती है नॉमिनल, दूसरा होता है एग्जाम्पलरी डैमेजेस, वेयर एज इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है। अब हम आते हैं व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल इन टॉर्ट अदर दैन डैमेजेस। There are two remedies which are available in tort. One is judicial, other is extrajudicial. So judicial remedies are afforded by the act of law, जैसे restitution of property, awarding damages, um, granting of institution. And extrajudicial remedies are available to the parties only in certain cases of torts by his own acts alone, जैसे expulsion of trespasser, re-entry on land. Now we will further discuss about denim sign injuria. इस मैक्सिम का नाम तो सुना ही होगा आपने, denim sign injuria. denim sign injuria का मतलब क्या होता है, इसमें जो इंजर्ड पार्टी होती है उसको सब्सटैंशियल लॉस तो होता है, बट उसका एक भी लीगल राइट वायलेट नहीं होता है, उसका एक भी लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं होता है, देयरफॉर कोई केस, कोई एक्शन ला ही नहीं करता है। So basically it means the injured party suffer a substantial loss, but there is no infringement of a legal right, and therefore no action lies in such cases. For example, जैसे hurting the religious feelings does not amount to the actionable tort. अब हम आते हैं what are the conditions which constitute tort. इसके 3 कंडीशंस होते हैं, तब जाके tort जो है कॉन्स्टिट्यूट होता है। पहला होता है कि रॉन्गफुल एक्ट होना ज़रूरी है, लीगल डैमेज होना बहुत ज़रूरी है, एंड तीसरा होता है हमारा लीगल रेमेडी। नाउ वी कम टू व्हाट आर द कंडीशंस टू कॉन्स्टिट्यूट टॉर्ट। तो ऐसी कौन सी 3 कंडीशंस हैं जिसके वजह से टॉर्ट, एक रॉन्गफुल एक्ट टॉर्ट बन सकता है। तो पहली कंडीशन है रॉन्गफुल एक्ट होना, दूसरी कंडीशन है लीगल डैमेज होना प्लेंटिफ को, और तीसरी कंडीशन है लीगल रेमेडी। wrongful act के उसमें a person has to commit a wrongful act in order to be liable in tort. तो जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें, जैसे किसी भी पर्सन को डिफेम कर देना, इट इज़ अ रॉन्गफुल एक्ट। सेकंड पॉइंट आता है हमारा लीगल डैमेज। लीगल डैमेज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि प्लेंटिफ की लीगल राइट इन्फ्रिंज होना ज़रूरी है, प्लेंटिफ का लीगल राइट वायलेट होना ज़रूरी है। इट डज नॉट मैटर कि उसको सब्सटैंशियल लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, उसका लीगल राइट वायलेट होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट आता है लीगल रेमेडी, और हम सबको पता है कि टॉर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी होती है डैमेजेस। तो लीगल रेमेडी मस्ट बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस। हमने एक मैक्सिम का सुना ही होगा, ubi just ibi remedium, where there's a right there's a remedy. Now we come to इसका मेंटल एलिमेंट क्या होता है इन टॉर्चरस लाइबिलिटी। मेंसरिया, मेंसरिया हम सबको पता है कि क्रिमिनल लॉ में कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी कितना रेलेवेंट है वो क्रिमिनल लॉ में, whereas in tort मेंसरिया इतना रेलेवेंट नहीं होता, इट इज़ ओनली रेलेवेंट इन सर्टन केसेस। फॉर एग्जांपल false imprisonment, न्यूसेंस, कॉन्स्पिरेसी, डिसीट, इन सब चीज़ों में मैलिस और मेंसरिया जो होता है, मोटिव जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट लॉ ऑफ टॉर्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, और भी टॉर्ट्स की वीडियोस आती रहेंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।